हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन बैंक की तैयारी, जो कि अपना आप आर्ट साइड से अगर 12th क्लास में यदि आपको क्या बोलते हैं इस बार एग्जाम देना है बिहार बोर्ड क्या बोलते हैं स्टेट में, तो आप दे सकते हैं और अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अपना एक कल क्वेश्चन शुरू किया था लेकिन खत्म नहीं हुआ था, आज खत्म करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है खुद देखिए, मानव भूगोल। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति कैसा है, कैसा विषय क्षेत्र है, उसके हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 था क्या? 8 था क्या? देखिए 8। तो इसे क्या बोले आप? 8 तो वैसे ही बता दिया गया था, ठीक है। दोबारा देख लीजिए इसको। 8 रहती है, तो नहीं लिखा देखिए सामने सबको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा, ध्यान रखिए और नीचे कर दो इसको। जो ज्योग्राफिया दिख रहा है क्या आप लोग को? ज्योग्राफिया जनरली सामान्य भूगोल से हम लोग बोलते हैं। किसने लिखा था? तो आप आंसर में लिखिएगा क्या होता है। इसका नाम है, किसका नाम है? बर्नार्ड वेरेनियस ने लिखा था। बर्नार्ड वेरेनियस ने इनको किताब को लिखा था, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं बोलता हूँ क्या, यह पुस्तक भूगोल को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला तो मैंने क्या, सामान्य भूगोल, ठीक है। दूसरा क्या बोला यहाँ, विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल क्या होता है देखिएगा आपको सामने। अगर मैं बोलता हूँ सामान्य भूगोल, इसमें संपूर्ण पृथ्वी का एक इकाई मानकर उसे लक्षणों का विवेचन करते हैं। मतलब सामान्य भूगोल का मतलब तो पृथ्वी को मैंने 1 यूनिट मान लिया, उस 1 यूनिट मान के पूरी का पूरी उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसे क्या कहलाएगा? हमारा सामान्य भूगोल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोलूं, विशिष्ट भूगोल, कोई खास के लिए। तो देखिएगा इसमें प्रदेशों की रचना देखिए क्या, इनमें प्रदेशों की रचना पर बल दिया जाता है। प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश, मतलब कोई भी स्टेट हो गया, बिहार, यूपी, झारखंड, कुछ भी, ठीक है ना, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ का भूगोलिक कैसा है, वहाँ का नदियाँ कैसा बह रहा है, वहाँ का जहाँ कैसा सब कुछ है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने प्रादेशिक विषय वस्तुओं को तीन उपभोगों में प्रस्तुत किया था। पहला खगोलीय लक्षण, क्या उसका मतलब अंतरिक्ष से रिलेशन है। फिर क्या बोला यहाँ पे, स्थलीय लक्षण, क्या जमीन का स्थिति है, ऊंचा खाबर कैसा कैसा, वो देखेंगे हम लोग। फिर क्या बोले इसने, मानवीय लक्षण, मानव में क्या लक्षण है, वहाँ क्या मानव विकास कर पा रहे हैं, कि मानव रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा क्या? उस कंडीशन में बताया जा रहा है। अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, तो मानव भूगोल की कल्याणपरण विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। कल्याण करने का 3 प्रमुख कारण है। कौन कौन है? तो पहला देखिए, सुनिएगा, कल्याण परक विचारधारा की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित बोले तो नीचे की ओर लिखा शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्नलिखित बोलते हैं। इस विचारधारा में निर्धनता मैंने पैसा नहीं, उसके बाद निर्धनता, प्रादेशिक असमानताओं तथा अभाव जैसे विषय का नगण्य होता है। नगरीय इस्लाम, झुगड़ी झोपड़ी आदि सम्मिलित किए जा गए हैं। देखिए दोबारा से पढ़ता हूँ। इस विचारधारा में निर्धनता मतलब गरीबी, प्रादेशिक मैंने प्रदेश को रहने वाला, असमानता है, कोई महसूस नहीं हो रहा उसको, तथा अभाव मैंने उससे कमी के कारण, असमानता की कमी जैसे विषय व नागरिकों की असलम, ठीक है, और झुग्गी झोपड़ी, जिसे हम लोग क्या झोपड़पट्टी बोलते हैं, आदि सम्मिलित किया गया इसके अंदर। आदि मैंने और बहुत सारे शब्द इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। ये भी एक कारण। दूसरा कारण, कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणकारी विचारधारा के मुख्य बिंदु है। कौन है, कहाँ है, कैसे है और मुख्य बिंदु क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ था। क्या बोले इसने? असमानता की समस्या को विचार करने के लिए, जो असमान हो रहा था, विचार करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए, जो इसका विचार होता है उसको ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। जन्म ने इसका बर्थ हुआ एक तरह से, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। जन्म होता है एक तरह से, ताकि और भी लोग समझ सके इसके बारे में अपना मानव भूगोल का। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव भूगोल के अध्ययन इस क्षेत्र के 5 अंगों में कौन कौन से हैं? मतलब 5 अंग कौन कौन से हैं? ये पूछा हो क्या है? तो नहीं पूछा तो पूछ सकते पेपर में। ये बोल रहा है ना कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के लिए हम जो पढ़ते हैं उसके लिए कितने 5 भाग है ना, 5 अंग का नाम बताइए। देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 अंग निम्नलिखित है। निम्नलिखित मैंने नीचे की ओर दर्शाया गया है। पहला, किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा उसकी क्षमता। कोई देश है, कोई प्रदेश है, उसमें मैं क्षमता देख रहा हूँ कि कितना लोग वहाँ पे मतलब है जनसंख्या में, क्षमता क्या है, क्या पढ़े लिखे, कितना पढ़े लिखे नहीं है, सारा कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बोला, किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा उसकी क्षमता, क्या पावर है उसका, ठीक है। आगे, उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति माने जो चल रहा है, वातावरण कैसा है, प्रदान किया गया है।
किए गए संसाधन है या नहीं सही। मतलब जहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई राज्य में जहाँ पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है कि कम है, सड़कें अच्छा है कि नहीं है, मतलब सड़कें बोलते तो प्रकृति की बात होगी, ठीक है, जंगल अच्छे कि नहीं है, पेड़ पौधे अच्छे कि नहीं, पहाड़ है कि नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, तो यही बोल रहा है इसमें। तो उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, मतलब वहाँ के लोग रहते हैं ना, उस पर द्वारा दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप होता है। कैसे वहाँ का रूप होता है, एक मिनट देखिए। उस जनसंख्या मतलब उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप, मतलब प्राकृतिक संस्था है, उससे हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो मेरा संस्कृति बन जा रहा है, पहनावा कपड़ा जो भी है मेरा जो बना वो संस्कृति बन जा रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे इस पर डिपेंड कर रहा है। 5 अंग अभी हो गया। एक और देखिए, बताइए 3 था या चौथा देखिए। प्रकृति तथा सांस्कृतिक वातावरण के पारंपरिक कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन के रूप में जिसे हम क्षेत्र का संगठन का रूप भी कहते हैं। मतलब देखो मानव प्लस प्रकृति, हम दोनों मिलकर चलते हैं जी। प्रकृति मेरे पे डिपेंड है, मैं इस पे डिपेंड हूँ, समझ क्या, ये दोनों मिलकर चल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संगठन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए उपरोक्त वातावरण समायोजन कालिक अनुक्रम है। कालिक माने काल के साथ चल रहा है, ऐसे मान कुछ साल के बाद खत्म भी हो जाएगा, फिर वापस भी आएगा। पेड़ पौधा भी तो ऐसे होता है ना, धीरे खत्म होता है फिर वापस भी तो आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे रखते हैं मानव, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखे हैं, क्या बोलते हैं मानव नियतिवाद। नियतिवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए प्राकृतिक ने में मानव के विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए गए हैं, जो चाहिए वो मिलेगा प्रकृति में, नहीं मिलेगा क्या, मिलता है ना जी सब कुछ। फिर मान क्या बोलना पे उसका आगे लिखा है, दिखाई दे रहा क्या, नीचे आएगा है ना, तो क्या बोल रहा है, मानव इनका इस एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, वो तो खुद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए संभववाद की कई विद्वानों में आलोचना की गई है। आलोचना माने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इस कंडीशन बताया गया है। और क्या बोला, लिखा है ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नव नियमिति की विचारधारा प्रस्तुत की है। उसके अनुसार एक भूगोलवेत्ता कार्य एक परामर्शकता का है, न कि प्रकृति की आलोचना करने का। बोल रहा ना कि प्रकृति का हम बुरा नहीं कर सकते, तो प्रकृति को तो है ही, ठीक है ना। इसे आलोचना ने क्या बोला, आलोचना नहीं कर सकते हम लोग, इसके बारे में यूज कर सकते हैं, परामर्शकता कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बता दे रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और न ही उसका क्या है, न उसका स्वामी है। मतलब बोल रहा है मनुष्य ना तो प्रकृति का मालिक है और नहीं क्या हो नौकर है, जो मनता है जो चीज मनता है जो चीज काट दे, मालिक है क्या नौकर भी है क्या, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मानव पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर रहता है, करता है एक तरह से, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो प्रकृति में तो भाई जल भी है, पहाड़ भी है, बहुत कुछ है ना, तो हम उस पर डिपेंड है कि नहीं है। अगर मान लीजिए तुम्हारा सब पानी सूख जाए तो हम जी पाए क्या, सारा हवाएं खत्म हो जाए जी पाए क्या, तो ये तुम्हारे यही बता जा रहे हैं यहाँ पे, ये डिपेंड कर रहे हैं हम नौकर नहीं है, मालिक भी नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा एलन सी स्पेन द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषा क्या है। देखिए किसने क्या बोला साहब सर, किसने बोला है, हमें पढ़ा था है ना, एलन सी स्पेशल द्वारा मतलब इस सैंपल द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषा के 3 मूल्य बिंदु, वो 3 मूल्य बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना, ठीक है। देखिएगा एलन सी सेमिलन द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा के 3 बिंदु निम्नलिखित है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्यों पता है, देखिए ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ताकि उसको समझ में आए कि मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है, और स्टूडेंट ऐसे भी बना कर लिख सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए लंबा ना लिखा है, आप नीचे में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला तुम्हारा क्या अस्थिर पृथ्वी होगा, रुका हुआ, मानव के परिवर्तनशील संबंध और एक तरह से हो सकता है, और क्या अभौतिक पर्यावरण, तो ये इसमें नहीं आ रहा है, दूसरा है, ठीक है। यहाँ बोलिए मानव के परिवर्तनशील संबंध, मानव प्रकृति का बहुत सारा परिवर्तनशील संबंध है एक तरह से, समझ में आना। और संबंध इसमें क्या चल रहा है, अब क्या भौतिक पर्यावरण इसमें चल रहा है, भौतिक पर्यावरण से कैसे रिलेशन में है, ये तीन बिंदु है यहाँ बताया जा रहा है,
आगे लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, मानव भूगोल क्या है। तो क्या बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। देखिए मानव भूगोल क्या है, दो पहलुओं में अध्ययन कीजिए। इसमें भूगोल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। पृथ्वी का धरातल मैंने पृथ्वी है, ये पृथ्वी देखिए, धरातल मैंने धरती के तल, ये धरती, इसके तल में यहाँ की बात हो रही है, इस पर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी के धरातल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ऊपर दिखाई देता ना थोड़ा सा, इसलिए चलिए देखिए क्या बोला है। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा है। क्रमबद्ध में लगातार भूगोल का क्या तुम्हारे एक शाखा है, शाखा मैंने ब्रांच, ठीक है। मानव और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारंपरिक क्रिया का उत्पन्न संस्कृति लक्षणों की स्थिति एवं वितरण के विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसने क्या क्या बोल दिया, इसने बोला सतत परिवर्तन मतलब लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना होता है। पारस्परिक क्रिया जो काम करे उसके बारे में पढ़ना होता है। उत्पन्न संस्कृति जो लक्षण करे ना, संस्कृति का लक्षण इसके बारे में पढ़ना होता है। इस तरह वितरण, वितरण मैंने फैलाव, इसके बारे में स्टडी करना, बोला क्या कहलाएगा, मतलब इस विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि भूगोल अपनी विभिन्न शाखाओं के साथ ही पृथ्वी की तरह सतह को दो अलग अलग भागों में परंतु किंतु परस्पर पहलुओं में देखता है। देखो किंतु बोलो या परंतु बोलो, बात एक ही है, ठीक है, चाहे लेकिन बोलिए, बात एक ही है। तो ये अलग अलग देखता है किंतु यहाँ, लेकिन बात क्या है, तो लेकिन बात यहाँ पे क्या, परस्पर पहलुओं में देखता है, मतलब आपस में मिलकर देखता है। अलग अलग तो क्या हुआ, देखता है मिलकर ही। फिर क्या बोला नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोला, देखिए क्रमबद्ध भूगोल में एक ही तत्व का प्रादेशिक स्तर में, क्या बोला इसने, क्रमबद्ध भूगोल लगातार बंधा हुआ है भूगोल में एक ही तत्व का प्रादेशिक स्तर से विश्व स्तर तक के क्रमिक रूप लगातार चलते जा रहा है, क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध भूगोल में आता है एक तरह से, यानी मानव भूगोल दो भागों में बट रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक माने प्रदेश के लिए, प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे तुम्हारा वहाँ का पहाड़ कैसा है, वहाँ का नदियाँ कैसा है, वहाँ का तुम्हारा क्या बोलते हैं मिट्टी कैसा है, सबके बारे में चर्चा किया जाता है। समझ में आ रहा क्या सभी जगह काली मिट्टी पाया जाता है क्या, नहीं। क्या सभी जगह लाल मिट्टी पाया जाता है क्या, नहीं। क्या सभी जगह पहाड़ी है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। कंप्लीट यहाँ तक, चलिए आगे।